नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी जामिया यूनिवर्सिटी की, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेकर कॉल फॉर जस्टिस की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ उसके बारे में बताऊंगी। कैसे वहां धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। बात बांग्लादेश की होगी, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है। थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन आज ये दोनों ही खबरें कुछ ऐसी ही हैं। एक तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां पर हिंदुओं का दमन हो रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का ख्वाब पाला जा रहा है। लेकिन शुरुआत बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ही हिंदू लगातार टारगेट पर है। हिंदुओं की जान संकट में है। पहले मंदिरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, और अब कट्टरपंथियों के टारगेट पर संत समाज है। जी हां, इस्कॉन के फॉलोअर्स को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन को टारगेट करने का मतलब है हरे रामा हरे कृष्णा का जप करने वाले लोगों को टारगेट करना, गेरुआधारी कृष्ण भक्तों को टारगेट करना, गेरुआधारी संत समाज को टारगेट करना। हिंदुओं की हत्या और हिंदू मंदिर को जलाने की धमकी के बाद अब कट्टरपंथी खुलेआम इस्कॉन का नाम लेकर धमकी दे रहे हैं। वो सड़कों पर उतर रहे हैं, बंदरगाहों पर नरसंहार करने की बात कर रहे हैं, मंच से खुलेआम स्लॉटरिंग की बात कर रहे हैं, यानी कत्ल कर देना। इस्कॉन मंदिर पर बैन लगाने की मांग हो रही है और ये सब कुछ खुलेआम सड़कों पर हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए, इसमें हिंदुओं को कैसे खुलेआम धमकी दी जा रही है। आज के हमारे 233 बात दिए बांग्लादेश এই জাতি এই মাটির পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই দেশের মানুষের তাহজিব তামাদ্দুন এই দেশের মানুষের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার দাবিতে ঘৃণিত সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়ে ঢাকা উলামা ঐক্য পরিষদ আজকের এই মানববন্ধনের আহ্বান জানিয়েছে। এটা আমাদের কোনো স্বার্থের দাবি নয়, এটা আমাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধারের দাবি নয়। আজকের এই মানববন্ধন এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করার মানববন্ধন, ঠিক কিনা? প্যারে হাজিরিন, যদি এই সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকনকে নিষিদ্ধ করা না হয়, তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয়। অতীতে আমরা যেমনি ভাবে একটি জালেম সরকারের, একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের পদতলে এদেশের জনগণ বঞ্চিত হয়েছে, এদেশের জনগণ জনমের শিকার হয়েছে, সেই দিন বেশি দূরে নয় যেই দিন যদি এই ইসকনকে নিষিদ্ধ করা না হয়, এদেশের ঘাটে বন্দরে রাস্তাঘাটে এক মারামারি আর হত্যা যজ্ঞ পরিচালিত হবে, ঠিক কিনা? প্যারে হাজিরিন, সুতরাং এই দেশের জন্মভূমি আমাদের এই ভূমি পবিত্র ভূমি, এই পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করার জন্য এই দেশের উলামায়ে কেরাম তাদের রক্ত দিয়ে, তাদের মাল দিয়ে, তাদের জীবন দিয়ে এই দেশকে হেফাজত করার জন্য আমৃত্যু লড়াই করে যাবে। सोचिए जरा, अपने ईश्वर के नाम पर, अपने अल्लाह के नाम पर कितनी गलत बातें और कितनी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। और उन लोगों के खिलाफ जो इस देश में संख्या के मामले में मुट्ठी भर है, मात्र 7 लाख, उन हिंदुओं के खिलाफ जो केवल सड़क पर हरे रामा हरे कृष्णा करने के लिए निकलते हैं, इतना जहर इन लोगों के मन में भरा हुआ है इन चंद हिंदुओं के खिलाफ। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान इस्कॉन के फॉलोअर्स को आतंकी बता रहे हैं। जी हां, आतंकी, टेररिस्ट कह रहे हैं।
इस्कॉन को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। सोचिए, उस इस्कॉन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है जिसके सन्यासी दिन भर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हैं, बहुत ही सादे सरल तरीके से रहते हैं, हमेशा प्यार और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नजर में आतंकवादी हैं और उनके नरसंहार की बात हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को पहली बार यह धमकी नहीं दी गई है। हिंदुओं को नरसंहार करने के बाद पहली बार नहीं कही जा रही है। 7 दिन पहले भी ऐसे ही 2 वीडियोस और सामने आए थे जिसे हमने आपके सामने रखा था। आइए आपको एक बार फिर से उन दोनों वीडियो को बारी बारी से दिखाती है। सबसे पहले आप 8 सेकंड का ये वीडियो देखें। 8 नवंबर का ये वीडियो। एक एक को पकड़ो, क्या लिखा हुआ है? एक एक इस्कॉन को पकड़ो, उनका खून करो। सीधी सीधी बात, स्लॉटरिंग की हो रही है, कत्ल करने की हो रही है। मुस्लिम कट्टरपंथी इस्कॉन के एक एक भक्त को पकड़कर उनकी हत्या करने की नारेबाजी कर रहे हैं। यानी बांग्लादेश में हिंदू अनसेफ हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे। कभी उन्हें पीटा जाता है, कभी उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है, भीड़ की भीड़ सड़कों पर निकलती है। और इसमें केवल मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं है, हैरानी की बात यह है इसमें छात्र संगठनों का भी साथ इन्हें मिलता जा रहा है। हिंदू मंदिरों को जलाने और तोड़ने के नारे लग रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि जहां भी हिंदू दिखे उनकी चमड़ी उधेड़ दो, इस्कॉन के लोग जहां दिखे उन्हें पकड़ो और खून कर दो। इससे ज्यादा उकसाऊ बयान और नारा क्या हो सकता है? और फिर दोहरा देती हूं, पुलिस की आंखों के सामने, बांग्लादेश की सरकार की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में अब पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा और अभी करना होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी होगी। बांग्लादेश में जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है वो खुद आज हमारे साथ है। हमारे साथ राधा रमन दास हैं जो इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है राधा रमन जी आपका इंडिया टीवी पर। आप ही बताएं, बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है? जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन राधा रमन जी आपके पास आ रही है बांग्लादेश से, आपको क्या कह रहे हैं वहां पर इस्कॉन से जुड़े हुए संत? हरे कृष्ण मीनाक्षी जी, इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बांग्लादेश के जो भक्त हैं उनके लिए आप लोग उनकी जो खबर है, दर्द है, आप दिखा रहे हैं। मैं जब भी बांग्लादेश फ़ोन करता हूं तो एक दुख वाली ही खबर मिलती है। आज जब सवेरे बात हो रही थी तो ये वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह वो ओपनली बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्त का किडनैप करके उनकी हत्या करेंगे। इवन वो व्यक्ति कह रहा है कि हम ऐसा यज्ञ आरंभ करेंगे कि उस यज्ञ में इस्कॉन के भक्त की आहुति देंगे ताकि बांग्लादेश की पाक जमीन हिंदू मुक्त हो सके। तो स्थिति बहुत ही भयंकर है। लास्ट 10 से 15 दिन से इस तरह का बयानबाजी चल रहा है उन लोग का। रोज वो लोग रैली निकालते हैं हमारे मंदिरों के आसपास और इस तरह प्रोवोकेटिव भाषण दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो भक्त जो सैफरोन में बाहर निकल सकते थे वो अभी बाहर भी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हमेशा संकट बना हुआ है कि कब ये लोग कुछ किसी को किडनैप करके कुछ कर सके। स्थिति बहुत ही भयंकर है और जो भक्त को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। आपने देखा होगा कि इस्कॉन हमेशा जो भी संकट आता है किसी के ऊपर में उनके साथ खड़ा रहता है। 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ था उस समय लाखों करोड़ों लोग बांग्लादेशी वो लोग भूखे मर रहे थे।
उस समय इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य थे शिला प्रभुपाद, उन्होंने अपील की थी और बहुत सारे ग्रुप्स जैसे बीटल्स थे, जॉर्ज हैरिसन थे, श्री रविशंकर थे, वो सभी लोगों ने एक कंसर्ट किया और उससे जो पैसा मिलियंस ऑफ जो डॉलर आया वो बांग्लादेश भेजा गया। सोशल मीडिया में भी एक तस्वीर बहुत फेमस है जिसमें लोग इस्कॉन का मजाक बनाते हैं, जिसमें देख रहे हैं कि जो इस्कॉन भक्त है वो मुस्लिम क्षेत्रों में जाके उनके जब फ्लड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उनको भी वो वितरण कर रहे हैं। तो नहीं, लेकिन आज तस्वीर एकदम अलग हो गई है बांग्लादेश की। राधा रमन जी, आज तो परिस्थिति ये है कि वहां पर खुलेआम इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। क्या वहां की सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है इस्कॉन संगठन का या हिंदुओं का? एक्चुअली उल्टा हमने देखा कि जस्ट एक सप्ताह पहले पुलिस हिंदू इलाकों में जाकर पहले सीसीटीवी तोड़ रही है और हिंदू बच्चों, यूथ्स को वो लोग पिटाई कर रही है। और जो चिटगांव के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग थे वो जय श्री राम बोल रहे थे, इसका मतलब ये लोग आतंकवादी हैं इस्कॉन के, और इस्कॉन ऐसी संस्था है जो मुसलमानों पर आक्रमण करती है। तो इस तरह का तो बयान वहाँ की पुलिस दे रही है। बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो इस्कॉन से शांतिप्रिय कोई भक्त नहीं होगा। हम लोग जब भी प्रोटेस्ट भी करते हैं तो हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र का जप करते हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश में जब हिंदू निकल के जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे कि हमें सुरक्षा चाहिए। ऐसे लोग को, ऐसी संस्था को अगर ये लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। अच्छा, एक और खबर ये भी आई कि जो वहां का संविधान है उसमें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब शेख हसीना का कार्यकाल चल रहा था तब एक सेक्युलर शब्द और जोड़ा गया था, लेकिन अब वहां की कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए संविधान से। इसका क्या मतलब है? क्या वो एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं? वहां पर मुस्लिमों के अलावा किसी और पंथ, किसी और मजहब की कोई जगह नहीं है। कोर्ट में याचिका दायर नहीं हुई है। इनफैक्ट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही है कि हम लोग जो सेकुलर शब्द है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देंगे और इस्लाम और अल्लाह इनकी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगी। यानी बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने जा रहे हैं वे लोग। हम देख रहे हैं कि इवन इस्लामिक राष्ट्र होने से पहले ही जो स्थिति है वो बहुत भयंकर है, अफगानिस्तान से भी भयंकर है। और सबसे ज़्यादा बड़ा दुख इस बात का है कि सिर्फ कुछ संगठन ही नहीं है। हमने देखा कि किस तरह ढाका यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम युवा छात्र हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। फिर हमने देखा कि एक ढाका का एक बंगाली न्यूज़पेपर है, उसके बहुत ही जाने माने वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने भी डिमांड किया कि इस्कॉन को बैन कर दिया जाए। तो ये बहुत ही आश्चर्य होता है कि अचानक ये क्या हो गया है कि सभी मुसलमान एक स्वर में, बांग्लादेशी मुसलमान बोल रहे हैं कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। एक्चुअली वो लोग ट्रिगर्ड है। उन्होंने जब देखा कि इस्कॉन के भक्त लोग सड़क में आए, जब कुछ दिन पहले चिटगांव में 2 लाख लोग, 3 लाख लोग जब सड़क में आकर बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनको बड़ा दुख हो रहा है कि भैया ये इतने सारे हिंदू अचानक यूनाइटेड कैसे हो गए। और आज बांग्लादेश में ऐसी परिस्थिति है कि सारे हिंदू, वो वैष्णव हो या शाक्त हो या राम भक्त हो या शिव भक्त हो या दुर्गा भक्त हो, आज सभी यूनाइटेड हैं, सभी एक साथ खड़े हैं। तो यही बहुत नहीं, ये देखिए, ये तो आपकी यूनिटी है और आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग बांग्लादेश में एक दूसरे के साथ के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन वैश्विक समुदाय से किस तरीके की मदद की आप अपेक्षा कर रहे हैं? क्योंकि इस्कॉन संस्थान के मंदिर विश्व के कोने कोने में हैं। आप वहां की सरकारों से क्या मदद की गुहार कर रहे हैं? क्या एक कोई ऑफिशियल चैनल के जरिए आप लेटर्स पहुंचा रहे हैं? जी, 2021 में जब इसी तरह का तांडव हुआ था, जब हमारे 2 भक्तों की गला काट के हत्या कर दी गई थी और दुर्गा पूजा के समय में बहुत बड़ा हिंसा हुआ था, बहुत सारे हिंदू घरों को जलाया गया था, महिलाओं का रेप हुआ था। उस समय मैं खुद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को मैंने लिखा था पत्र, और उस समय पहली बार बांग्लादेश के इतिहास में यूनाइटेड नेशन ने एक टीम भेजी थी
और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन से हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा इसलिए नहीं है कि यूनाइटेड नेशन बहुत ही बायस्ड है। ऑल्दो उन्होंने टीम भेजी थी, लेकिन हमने ये भी डिमांड किया था कि बांग्लादेश में जो सेना है, जो शांति बनाए रखने के लिए, हमें पता है कि पीस आर्मी होती है यूनाइटेड नेशन की, उसको उतारा जाए। लेकिन 3 वर्ष हो गए और इसके ऊपर में कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर 2021 में हमारी बात को मानकर यूनाइटेड नेशन की आज टुकड़ी वहां पर रहती तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती इस तरह का तांडव चलाने का। दूसरा, एक और हमने डिमांड किया था कि जैसे बहुत सारे रीबॉक और नाइक जैसे नाइके जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बांग्लादेश में अपने जूता बनाते हैं और जो कपड़े हैं उनके वो बनाते हैं। तो हमने ये डिमांड किया था कि जब तक वहां पर माइनॉरिटीज की इस तरह से उनके प्रति अपराध कर रहे हैं ये लोग, तो कोई भी ट्रेड ना किया जाए। अगर ये चीज स्टॉप करने में हम लोग सक्षम हो गए तो बांग्लादेश की रीढ़ टूट जाएगी। फिर इन जो इस्लामिक जिहादी है उनको समझ में आएगा कि दाल भात का जो भाव होता है उनको समझ में आएगा, तो फिर लगता है कि ये लोग रुकेंगे। ये देखिए, विश्व को एक साथ खड़े होना पड़ेगा और किसी भी देश में माइनॉरिटी की स्थिति से ही उस देश की प्रगति कितनी है वो तय होती है। उसकी आर्थिक प्रगति के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया राधा रमन जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। अब इस्कॉन की स्थिति क्या है, इस्कॉन के बारे में आपको राधा रमन दास ने बताया। इस्कॉन को समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो कल ही का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में थे और पनवेल स्थित इस्कॉन मंदिर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरे कृष्णा हरे रामा के रंग में दिख रहे थे। साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश का गठन हुआ था। पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है और आंकड़े आपके सामने हैं। बांग्लादेश की आजादी के 3 साल के बाद यानी कि 1974 में पहली बार जब जनगणना हुई तब बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.50% थी, जो हर 10 साल में घटती गई। साल 1981 में यह घटकर 12.13% हो गई। 1991 में 10.51%, 2001 तक आते आते ये 9.60, 2011 में 8.54%, तो 2021 में ये घटकर 7.95% पर आकर रह गई। यानी कि पिछले 50 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी में करीब 43% की कमी रिकॉर्ड की गई। ताजा तस्वीर है, उसमें कुछ संगठन कह रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर को फौरन बंद कर दिया जाए। आतंकवादी संगठन है, इस तरह की जो बातें हैं इस्कॉन मंदिर के खिलाफ की जा रही है वहां पर। अब देखिए, ये स्थिति आज से नहीं है। जिस समय विभाजन हुआ तब भी यही स्थिति थी। हम सब जानते हैं नोखली में हुए दंगे, हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 1971 में भारत की सहायता से, हिंदुओं की सहायता से बांग्लादेश को अलग अपना देश मिला, अलग संविधान मिला, अलग शासन मिला उनको। उसके बाद भी क्या हुआ? हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। हिंदू वहां पर 28% होते थे जिस समय विभाजन हुआ। आज 28% से 8% पर आ गए हैं। ये तो स्पष्ट है। 20% गए कहां? 20% की या तो हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं का शेयर घटने के पीछे पिछले 50 सालों में बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरता बढ़ी है वो भी जिम्मेदार है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक की बात करूं तो हमले के पीछे जो कारण है उसमें एक कारण ये भी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करने से उनका पलायन हो जाएगा या फिर वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर उनका पलायन हुआ तो उनकी संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार हो जाएगा। साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार करने से बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा और इसका राजनीतिक दल फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही कट्टरपंथी बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए भी हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार से मांग की है।
मुहिबुल्लाह साहब, पड़ोसी मुल्क है और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ हिंदू कमज़ोर है, अल्पसंख्यक है, वहाँ से इस तरह की खबरें आ रही है कि वहाँ जो इस्कॉन मंदिर है उसको बंद कर दिया जाए, ये तमाम चीज़ें कैसे इसको आप देखते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आना, हिंदुओं पे तशद्दुद हो रहा है, ये तमाम खबरें वहाँ से आ रही हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा था। इस हकीकत को किसी को फरामोश नहीं करना चाहिए और हमारे हिंदू भाई उस मुल्क की बुनियादों में उनका खून शामिल है और वो जिस तरह से देश के सब नागरिक हैं वैसे वो भी वहां के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। उनको अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है मेजोरिटी के खराब लोगों की वजह से, नहीं समझता कि मेजोरिटी खराब है, मेजोरिटी। जब भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश बना था, पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर एक नया मुल्क बना था, तब वो एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश था, यानी शासन की नजरों में सभी धर्म के लोग बराबर थे। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। मोहम्मद यूनुस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने इसके लिए हाईकोर्ट में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें संविधान से सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद शब्द को हटाने की मांग की गई। साथ ही संविधान के आर्टिकल 7A को खत्म करने के लिए भी कहा गया। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा छीनने का प्रस्ताव लाया गया। सोचिए, बांग्लादेश अभी जब सेक्युलर देश है तब हिंदुओं का ये हाल है, और जब पाकिस्तान की तरह वो एक मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो फिर उसकी क्या गति होगी? सर, ये किस तरीके की मानसिकता है कि इस्कॉन मंदिर जो कि पूरे विश्व के अंदर किस तरीके की उनकी धारणा है, किस तरीके से वो आपस में लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ इस तरीके की साजिश और इस तरीके की धमकी? ये बेसिकली कट्टरपंथियों का जो आत्मचरित्र है वो सीधा सीधा वो अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कौन नहीं जानता इस्कॉन के बारे में। आप देखिए कि दुनिया के दर्जनों, मैं कहूँगा अधिकांश देशों में इस्कॉन की ब्रांच है। पॉलिटिकली जो उनको ज़बरदस्ती जो फंसाने की कोशिश की जा रही है कुछ चंद कट्टरपंथियों के माध्यम से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देखिए, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का जो स्वभाव है, जो उनका चरित्र है, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? आतंकी बता रहे हैं इस्कॉन में जो रहने वाले लोग हैं, हिंदुओं को आतंकी बता रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो आतंकी संगठन है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिल्ली की जामिया में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप सोचेंगे जरा, अभी तक तो हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो बात राजधानी दिल्ली की हो रही है। हिंदू प्रोफेसर्स और छात्रों पर इस्लाम फॉलो करने का दबाव डाला जा रहा है। हो सकता है आपको सुनकर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन जामिया को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जामिया को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट कॉल फॉर जस्टिस नाम की एक NGO की है, जिसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो बातें हैं, जो दावे हैं, वो आपको चौंका देंगे। जामिया में रेडियो पर वंदे मातरम बजाना मना है। सोचिए, वंदे मातरम ये बजाना मना है। क्यों? क्योंकि वंदना हो रही है भारत मां की। अगर किसी हिंदू लड़के ने माथे पर तिलक लगा लिया या हाथ में कलावा पहन लिया तो उसे डांट पड़ जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जामिया के अंदर हिंदू असिस्टेंट प्रोफेसर पर मुस्लिम से शादी करने का दबाव डाला गया। ये सब कुछ इसी रिपोर्ट में लिखा है। हिंदू छात्रों को इस्लामिक किताबें दी गई ताकि वो उसे पढ़ें और इस्लाम को फॉलो करें। जिस कॉल फॉर जस्टिस NGO ने जामिया को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कौन कौन है और कितने लोगों की गवाही हुई है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जामिया को लेकर सामने आई इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या क्या है वो आप देखिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जामिया के अंदर हिंदू छात्रों और शिक्षकों को उत्पीड़ित किया जाता है, उनका उत्पीड़न होता है। खासतौर से दलित और आदिवासी छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के साथ भेदभाव किया जाता है। दलित और आदिवासी छात्रों पर
धर्म बदलने का दबाव भी डाला जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जामिया में हिंदू छात्रों को इस्लामिक किताबें दी जाती हैं ताकि वो इसे पढ़कर इस्लाम फॉलो करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि जामिया की विधवा महिला कर्मचारी पर मुस्लिम से विवाह करने का दबाव डाला गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने एक फैकल्टी मेंबर को बताया गया कि उसने रेडियो पर वंदे मातरम बजा दिया था और इस वजह से उसे बहुत खरी खोटी सुनाई गई। एक छात्र ने बताया कि क्लास में कलावा और तिलक लगाने पर हिंदू छात्रों को डांट पड़ जाती है। कलावा क्या? ये कलावा पहनने पर जामिया यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को डांट पड़ जाती है। हिंदू छात्रों से कहा जाता है कि वो नमस्ते की जगह अस्सलाम वालेकुम कहें, और जो इन बातों को नहीं मानते हैं उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। इस भेदभाव की वजह से कई हिंदू छात्र जामिया छोड़ने पर मजबूर भी हुए हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। कॉल फॉर जस्टिस की इस रिपोर्ट में, जो कि 60 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, इसमें 27 लोगों की गवाही है। इसमें 7 प्रोफेसर हैं, फैकल्टी के सदस्य हैं, 6 नॉन फैकल्टी मेंबर्स के साथ ही 7 छात्रों की भी गवाही शामिल है। पूर्व छात्र और पीएचडी स्कॉलर्स ने भी अपनी आपबीती दर्ज की है। कई मामलों में पीड़ितों ने अपनी पहचान छिपाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि अगर उनकी पहचान उजागर कर दी गई तो फिर जामिया प्रशासन उन्हें और परेशान करेगा। कॉल फॉर जस्टिस की जिस कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है उसमें अब कौन कौन है आप ये जान लें। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, दिल्ली सरकार के पूर्व सचिव नरेंद्र कुमार, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील राजीव तिवारी और पूर्णिमा। इसके अलावा दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद भी शामिल हैं। खुद एक मुस्लिम प्रोफेसर भी इसमें शामिल है। अब मैंने आपको बताया इस रिपोर्ट में कुल 27 लोगों की गवाही है। इसमें पहली गवाही महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जिन्होंने कमेटी को बताया कि उन्हें शुरू से ही जामिया में भेदभाव का सामना करना पड़ा। जामिया का मुस्लिम स्टाफ उनके साथ ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करता था। यहां तक कि एक मुस्लिम क्लर्क जो कि पीएचडी थीसिस का टाइटल भी सही से नहीं पढ़ सकता था, वो उनकी थीसिस की क्वालिटी पर सवाल उठाता था। उन्होंने इस बात की शिकायत उस वक्त जो वहां के रजिस्ट्रार थे नाजिम हुसैन जाफरी से भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके ऊपर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला जाता था। इस्लाम नहीं अपनाने पर उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। ये सब कुछ आपबीती इस रिपोर्ट में लिखी गई है। इस रिपोर्ट में दूसरी गवाही एक दलित फैकल्टी मेंबर की है। रिपोर्ट में उस दलित शिक्षक ने बताया है कि गैर मुस्लिम होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ। उनके साथ इस वजह से ज्यादा गलत बर्ताव हुआ क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। जामिया पर कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तीसरे नंबर की गवाही भी आप जानिए। इसमें महिला शिक्षक ये बता रही हैं कि भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से कई दलित और आदिवासी छात्र तो जामिया छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी तरह से एक और फैकल्टी मेंबर हैं, उन्होंने गवाही दी कि बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया ज्वाइन करने के 2 महीने के बाद डॉक्टर सैयद शाहिद उनके पास आए और उन्हें कुरान दे दी, और उसके बाद फिर उसे लगातार उसे पढ़ने का दबाव भी डालते रहे। हैरानी नहीं होती आपको? लेकिन ये सब कुछ हो रहा है अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो। कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने एक पूर्व छात्र ने गवाही दी। उन्होंने कहा कि क्लास के अंदर हिंदू छात्रों की संख्या काफी कम रहती है। उन पर ताने मारे जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं। वो अपने हाथ में कलावा पहनता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन तानों की वजह से उसने कॉलेज में पहले कलावा पहनना छोड़ा और फिर तिलक लगाना भी छोड़ दिया। कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने एक हिंदू असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी गवाही दी। सोचिए, ये तो प्रोफेसर हैं, ये फैकल्टी मेंबर हैं। साल 2009 में उन्होंने जब जामिया की कम्युनिटी रेडियो पर वंदे मातरम ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसकी वजह से उन्हें बहुत डांट पड़ी। इसी तरह से कुल 27 लोगों के बयान कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। हर गवाही, हर बयान जामिया के अंदर हिंदुओं के साथ भेदभाव की कहानी बता रही है। सब एक ही बात बोल रहे हैं
कि हिंदुओं पर जामिया में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जाता है, गैर मुस्लिम छात्रों का उत्पीड़न किया जाता है। जिस एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य डॉक्टर नदीम अहमद अब इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नदीम अहमद, ये जो पूरी रिपोर्ट इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इसे पढ़कर बहुत हैरानी हो रही है। कितनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां पर ऐसा भेदभाव हो रहा है, न जाने कितने समय से हो रहा है। आपके सामने क्या क्या बातें आई हैं? देखिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मैं जब इस कमेटी का मेंबर बना तो मैं तकरीबन रोज़ ही जाया करता था और हम लोगों के सामने 4 लोग रोज़ आते थे, क्योंकि उनकी जो रूदात थी वो बहुत ही तवील होती थी, लंबी होती थी। और इस तरह के मेंबर्स भी हमारे सामने आए जो कि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे और रो पड़ते थे। इसके अंदर तीनों ही पक्ष जो किसी भी अकादमिक संस्थान के होते हैं, यानी फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ, साथ ही स्टूडेंट या स्कॉलर्स भी हम लोगों के सामने आते थे, मौजूद होते थे और अपनी दुख भरी कहानी सुनाया करते थे। तो जितने भी हम सब लोग थे कमेटी के मेंबर, कभी कभी हम लोग भी उन लोगों की बातों को सुनकर रो पड़ते थे, हमारे भी आंसू छलक जाते थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी अकादमिक सिस्टम के लिए या किसी भी अकादमिक संस्था के लिए ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि उसकी इन सब चीज़ों को लेकर ख़बरें बाहर जाएं और वहाँ पर ऐसा हो। देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो तमाम तर समाज के लिए भावी विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को तैयार करते हैं कि जाकर बाहर वो उस संस्थान का नाम रोशन करेंगे और देश के निर्माण में कार्यरत होंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोगों के सामने आई कि बहुत ही शर्म आई हमें सुनकर और जानकर कि इतना बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूट जिसका देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है और देश की शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत अहम किरदार रहा है, और वो पिछले 10-15 साल से NIRF की ग्रेडिंग में 1, 2, 3 या 4 नंबर पर रह रहा है, जामिया मिलिया, वहाँ पर चंद लोगों की लापरवाही के नतीजे में इस तरह की चीज़ें होती रहीं और वो लगातार लापरवाही की वजह से आगे होता रहा। उसके ज़रिए वो टीचर्स का भी हुआ, वहाँ की फैकल्टी का भी, वहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ का भी और वहाँ के विद्यार्थियों का भी। तो ये बहुत ही लेकिन बड़े अफसोस की बात तो है ही जो आप बता रहे हैं। नदीम जी, मुझे आप ये बताएं कि जितने लोगों से आपने बात की, जैसे उनमें से कुछ लोगों की आप बीती जो इस रिपोर्ट में हैं वो हम दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं। बड़ी हैरानी हुई ये पढ़कर भी कि जो महिला विधवा कर्मचारी हैं उन पर यह भी दबाव डाला कि आप किसी मुस्लिम से विवाह कर लें या फिर कुरान की कॉपी एक देना और ये कहना कि आप इसे पढ़ें। देखिए, कुरान की कॉपी दे देना और उससे पढ़वाना तो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो दूसरी बात है ये बहुत ही ख़राब थी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गीता की कॉपी कोई मुझे दे दे तो मैं बेशक उसे पढ़ूंगा, ये तो अच्छी बात है, और हम लोगों को धार्मिक ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या मॉरलिटी है और क्या अच्छी बातें उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ये दूसरी बात तो बहुत ही बुरी है कि किसी विधवा औरत को जिसका हस्बैंड शादी के बाद, उसकी नौकरी लगने के बाद ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वो कन्वर्जन की जानिब आ जाए। तो ये भी एक बड़ा अजीब नया तरह का मामला था, किसी एकेडमिक संस्था के ज़रिए पेश हुआ जो मेरे सामने आया। मैं एकेडमिक से जुड़ा हुआ आदमी खुद ही हूँ, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इसका विक्टिम हमारे सामने खुद ही आ रहा है और रो रो के इस तरह की चीज़ों को बयान कर रहा है। आप खुद बताएं कि विक्टिम्स ने क्या कहा हमारे सामने आए। विक्टिम्स, देखिए, तीनों तरह के विक्टिम्स थे। फैकल्टी भी विक्टिम्स थी और नॉन टीचिंग स्टाफ भी और स्टूडेंट या स्कॉलर भी, और उनकी अलग अलग तरह की बातें हमारे सामने आती थीं। जैसे हिंदू स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था खाने पीने को लेकर हॉस्टल के अंदर, या जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर गहरी नज़र रखते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं रहने देते थे वो वहाँ पर, ख़ास तौर पर उन सब मामलात में कि वो किसी मुस्लिम लड़की से बात करें
मुस्लिम लड़की से विचारों का आदान प्रदान करें वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो फीमेल थी उनकी रुदात कुछ अलग थी। उनकी आत्मकथा जो उन्होंने हमें बताई या उनके ऊपर जो आप बीती गुजरी वो उन्होंने हमें बताई, आत्मकथा ही हो गई अब तो ये उनकी। तो वो ये बताते थे कि हमारे ऊपर तो धर्म परिवर्तन करने का दबाव ख़ास तौर पर जो SC ST कम्युनिटी की औरतें थीं उनके ऊपर ज़्यादा रहा और उन्हें डायलॉग्स के ज़रिए ये सब बोला गया कि आपको वहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिलती है, आप हमारे साथ आइए तो आपको अच्छा होगा और आपका हम फ़ायदा भी करवा देंगे एकेडमिकली और सब कुछ आपको मिल जाएगा। यानी जिन सब चीज़ों के लिए आप पढ़ाई कर रही हैं वो सब चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी, यहीं एकेडमिक क्षेत्र के अंदर आप एडजस्ट हो जाएंगी जामिया के अंदर ही। तो ये सब बातें भी थी। तो मेल और फीमेल की जो बातें थी वो बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि उसमें कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ है या उस धर्म को छोड़कर इस धर्म की तरफ आने वाला जो पक्ष है उसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन लोगों का जोर रहता था, जैसे कि हमें विक्टिम्स ने बताया। लेकिन नदीम जी मुझे एक बात बताएं कि अगर एक संस्थान में इस तरीके का माहौल बन रहा है और पिछले 10-15 सालों से आप ये कह रहे हैं कि लगातार डिग्रेड होने की वजह से संस्थान का एक कारण ये भी हो सकता है, तो वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ पर काम करने वाले जो मुस्लिम फैकल्टी हैं, ये सारी चीज़ें तो उनकी भी नज़र में आ रही होगी। तो जो वहाँ जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया या कभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? देखिए, इसमें लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से नंबर लगातार बढ़ता रहा। और ऐसा भी हमने लोगों से सुना जो विक्टिम थे कि वो शिकायतें करते थे तो हायर अथॉरिटी तक वो सारी चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती थी और जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं उन तक उनकी रसाई ही नहीं थी। इवन उन लोगों की भी रसाई नहीं थी जो वहाँ पर बड़ी फैकल्टी हैं, यानी पुराने टाइम से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो नेग्लिजेंस है या लापरवाही है, इस चीज़ ने इसकी प्रतिपुष्टि की और इसे बहुत आगे बढ़ाया है। तो अब चूँकि टाइम बदल गया और ज़माना बदल रहा है और नए VC साहब आए हैं, मजहर आसिफ साहब, जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बहुत इंडिया के बड़े एकेडमिशियन भी हैं और रिसर्चर भी हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी बहुत बारीक नज़र है। तो वहाँ पर मुझे ये उम्मीद है कि नए VC साहब के आने से बहुत बेहतर अकादमिक माहौल बनेगा और ये जो पुरानी जो खामियां थी इनके ऊपर वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे और इस तरह की चीज़ों और इस तरह की बातें हमें भविष्य के अंदर ना सुनने को मिलेंगी, ऐसी मैं उम्मीद पूरी तरह से करता हूं। अच्छा, इस रिपोर्ट का नदीम जी एक और हिस्सा है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ नदीम जी, इस रिपोर्ट का हिस्सा एक ऐसा है जो ये भी एक सेंस देता है कि उस संस्थान में, जामिया संस्थान में कुछ देश विरोधी गतिविधियां भी हो रही हैं। क्या आप इसे थोड़ा सा और समझा सकते हैं, क्यों आपको ऐसा लगा? देखिए, देश विरोधी गतिविधियां तो किस तरीके की हो रही हैं और वो कौन से गुट हैं, इस पर तो जो पुलिस है उसको या दूसरी एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए और उसके लिए मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियां तो कहीं पर भी अगर हो रही हैं और कोई भी कर रहा है तो वो तो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक भी नहीं है और ये तो बहुत ही शर्म की बात है। अच्छा, वंदे मातरम बजा देना कौन सा गुनाह हो गया? वंदे मातरम से क्या परेशानी हो सकती है? अब ये तो ऑर्थोडॉक्स सोच का नतीजा है, किसी को किसी चीज़ से परेशानी है और किसी को किसी चीज़ से परेशानी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उसके रूल और नॉर्म्स के हिसाब से ऐसी कोई बंदिश वहाँ पर नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये सब लापरवाही का नतीजा है जिससे वहाँ पर असामाजिक तत्व, शरारती तत्व और कुछ आउटसाइडर्स जो उसमें पूरी तरह से अपना दखल चाहते हैं, उन लोगों की ये हरकतें हैं जो अपने मनमाने तरीके से उस चीज़ को चलाना चाहते हैं वहाँ पर कि ऐसा हो और ऐसा ना हो और ऐसा ना हो और ऐसा हो, यानी जैसा वो चाहें वैसा हो। और इसमें फिर एक बार मैं दोहराऊंगा अपनी पुरानी ही बात को कि लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही है। अगर लापरवाही हायर अथॉरिटी की तरफ से नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं हो पाता, इतने लंबे टाइम तक ये सब चीज़ें नहीं चलती रहती। अच्छा, ये जो आपने अभी कहा, आपने एक शब्द यूज़ किया आउटसाइडर, ये कौन लोग हैं जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र या वहाँ के फैकल्टी या फिर वहाँ के कर्मचारियों का भी ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं? ये किस किस्म के लोग हैं? क्या आप किन्हीं का नाम ले सकते हैं? देखिए
नहीं, मैं इसमें किसी का ऐसा कोई नाम हम लोगों के सामने नहीं आया, और इंडिविजुअल लोगों के नाम विक्टिम्स ने ही बताए। तो ये वो आउटसाइडर हैं जो किसी तरीके से दबाव गुट के तौर पर वहाँ पर काम करते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा दखल स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ रहता है। ये पुराने वहाँ के स्टूडेंट भी हैं, कुछ लोकल्स भी हैं, और ये थोड़ी अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें नेता बनने का शौक़ है, चाहे वो धार्मिक नेता बनने का शौक़ हो, चाहे वो राजनीतिक नेता बनने का शौक़ हो, या अपने आप को बड़ा दिखाने का शौक़ है, इसलिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं और इनका दखल रहता है। दखल इनका एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ छोटे कर्मचारियों के साथ भी रहता है, मिलना जुलना, साथ में उठना बैठना, खबरें लेना, खाना पीना, और स्टूडेंट्स के साथ तो ये इन्वॉल्व हैं ही। चूँकि आपको ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जामिया कुछ घनी आबादी के सामने बसी हुई एक यूनिवर्सिटी है, तो एक बड़ी आबादी वाला इलाका है, वहाँ पर लोकल हैं, वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स में भी अपना असर और जोर रखते हैं कुछ, तो वो चाहते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट इधर रहे। और चूंकि यहाँ बड़ी तादाद में उन्हें यूथ मिल जाता है, एक ऐसा यूथ जिसके अंदर जोश भी है और उन्माद भी है, तो वो उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं और उसकी वो पूरी तरह से मोटिवेशन भी करते हैं उन लोगों का, और वो चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से उन लोगों से काम लें और उन्हें अपने तरीके से आगे चलाएं वगैरह वगैरह। अच्छा, आपने नॉन फैकल्टी और छात्रों की तो आप बीती बताई, मुझे थोड़ा इसी रिपोर्ट के हवाले से बताएं कि फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर किस तरीके का दबाव, क्या उन पर भी धर्मांतरण का दबाव डाला गया, या फिर आपने जैसे कहा कि भाई आपको भी कोई गीता की कॉपी देगा तो आप उसे सहर्ष पढ़ेंगे, लेकिन एक अपनी खुशी से पढ़ना होता है और एक किसी के ऊपर दबाव बनाकर कोई कहे कि आपको ये धार्मिक पुस्तक पढ़नी ही होगी, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। हाँ, मैं बिल्कुल उस फ़र्क को मानता हूँ। दबाव देना किसी भी चीज़ के लिए गलत है, और वो किसी भी तरीके से, और ये तो एक अकादमिक इंस्टीट्यूट है, इसमें तो दबाव जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। NEP भी ये कह रही है कि दबाव मुक्त शिक्षा हो, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि जिसमें जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही आप करो, और अगर नहीं करो तो आपको ये नुकसान होगा, और नहीं जी नुकसान नहीं भी होगा तो नुकसान कर दिया जाए, यानी जहाँ पर नुकसान नहीं भी होना है वहाँ पर कर दिया जाए। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। देखिए, टीचर जो थे, जो टीचर्स हमारे सामने आए, उन लोगों की अलग तरह की चीज़ें थी। उन्हें प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड देकर, रिसर्च के लिए स्कॉलर ना देकर, इस तरह के दबाव बनाकर अलग अलग तरीके से उन्हें टेस्ट किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। ये एक तरीके का दबाव ही है कि वो या तो खुद संस्थान छोड़कर चले, जहां बहुत सारे छात्रों ने छोड़ा भी है। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम अहमद जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए और इस रिपोर्ट की जानकारी साझा करने के लिए। कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य डॉक्टर नदीम अहमद को आपने सुना। इस रिपोर्ट को लेकर जामिया मैनेजमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि जामिया के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाना दुखद है। हालांकि जामिया मैनेजमेंट ने माना है कि पहले उनके यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हुए हैं। पहले की यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी लापरवाही वाली बात तो नदीम जी भी कह रहे थे, लेकिन अब जामिया कैंपस में सेक्युलरिज्म है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ये ताज़ा बयान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ओर से आ गया है।